जैसे ही मैंने तन्वी को एनर्जी स्कैन करने का निर्देश दिया तो उसे एक डरावना ब्लैक शैडो और उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। तो उसने कहा कि मैं इसका माइंड फ्रीज कर देता हूँ जिससे ये ठीक से कुछ सोच नहीं पाती। और इस बार उसके सामने एक चाइनीज लेडी खड़ी थी। तन्वी को उसकी आंखों में चालाकी नजर आ रही थी और तन्वी बोल रही थी कि बहुत कनिंग है, इसकी मुस्कुराहट भी बहुत अजीब सी है। और उसने समय बताया 1700 का चीन। उसने देखा कि वो एक घोड़े पे बैठी हुई है। आसपास उसको दूर दूर तक बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। लोग बदहाल यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तन्वी उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए गद्दे के नीचे छिप गई थी और उसने अपनी आंखों के सामने उन मददगारों का कत्लेआम देखा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि तन्वी की जो आज की माँ है वो भी उस जन्म में एक वर्कर थी कि मैंने उसके बच्चे मरवा दिए थे। नमस्ते, मैं हूं दीप्ति शर्मा और सितारा स्पीक्स पे आपका स्वागत है। क्या आपने कभी क्लाउड एटलस नाम की बुक या मूवी के बारे में सुना है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा एक मुसाफिर की तरह है जो समय के समंदर में सदियों से सफर कर रही है। हमारे आज के रिश्ते, हमारी आज की तकलीफें महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस पुराने नक्शे का हिस्सा है जिसे हम साथ लेकर चलते हैं। आज की कहानी तन्वी की है जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किसी फिल्म जैसा था। इस सेशन में हमने 1700 के प्राचीन चीन के आलीशान महलों से लेकर 1947 के बंटवारे वाले पाकिस्तान की उस धूल भरी हवेली तक ये सफर हमको लेकर गया। और फिर हमें वहां लेकर गया जहां शायद सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई थी, सैकड़ों साल पुराने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साम्राज्य में। आज इस सफर में हैरान करने वाली बात यह थी कि कैसे इंसान रूप बदलते हैं, नियतें बदलते हैं, लेकिन हिसाब किताब नहीं बदलता। आप देखेंगे कि कैसे एक दुश्मन हर मोड़ पर साय की तरह पीछे पड़ा रहता है और कैसे वो बेजुबान जीव जिन्हें हम पालतू समझते हैं असल में वो आत्माएं हैं जो सदियों से सबसे ज्यादा वफादार साथी के जैसे रही है। तो चलिए तन्वी के साथ चलते हैं इस क्लाउड एटलस जैसी रहस्यमयी सफर पर, जहां चीन, पाकिस्तान और इजिप्ट के रास्तों से होते हुए हम उस सच तक पहुंचेंगे जिसे महादेव ने खुद सब्र और एनलाइटनमेंट का नाम दिया। दोस्तों, आज के इस आधुनिक दौर में जब हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमारे समाज की एक सोच आज भी वहीं खड़ी है कि बेटा ही वंश बढ़ाएगा, बेटा ही बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हकीकत तो यह है कि आज भी कई घरों में बेटी को वो दर्जा और वो स्वीकार्यता नहीं मिलती जिसकी वो असल में हकदार है। इतिहास और वर्तमान गवाह है कि बेटियां अपने माता पिता को अपने बेटों से भी कहीं ज्यादा संभालती हैं। उनके मन में अपने माता पिता के लिए जो प्रेम और निस्वार्थ भाव होता है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अक्सर हम समाज में एक उदाहरण देखते हैं कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है। लोग कहते हैं कि बहू ने कान भर दिए, या पत्नी के आने के बाद पति ने अपने माता पिता से ही उसने दूरी बना ली। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वही बहू जो शायद अपने ससुराल में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही, अपने खुद के माता पिता के लिए असीम प्रेम और समर्पण रखती है। तो समस्या यहाँ बेटी में नहीं है, समस्या उस बेटे की वफादारी में है। जो बेटा अपने उन माता पिता का सगा नहीं रह सका जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसे सिर्फ एक बहकावे का नाम देकर हम किसी और पे दोष नहीं दे सकते। ये उन बेटों के लिए एक आईना है जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने संस्कारों और अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। और उन माता पिता के लिए भी ये एक सीख है कि जो आज बेटों की आस में बेटियों के उस निस्वार्थ प्रेम को अनदेखा कर देते हैं जो ताम्र उनके साथ में खड़ी रहती है। तन्वी की कहानी भी कुछ ऐसी है। आइए जानते हैं तन्वी की जुबानी, इस समाज का एक चेहरा। तन्वी मेरे पास एक ऐसी समस्या लेकर आई जो उसकी जिंदगी में बार बार दोहराई जा रही थी। उसने ये बताया कि लोग शुरू में तो उसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन फिर अचानक बदल जाते हैं। उसके साथ सिर्फ बाहर ही ये चीज नहीं हो रही थी बल्कि उसके अपने घर में भी यही होता था। तन्वी अपने घर में सबसे बड़ी है, लेकिन उसे कभी वो सम्मान ही नहीं मिला जो एक बड़े बच्चे को मिलना चाहिए। उसकी माँ खुद बहुत इनसिक्योर थी और वो हमेशा उससे यही कहती थी कि तुम तो बेटी हो, तुम हमारे लिए क्या करोगी, हमारा सहारा जो है वो तो बेटे ही बनेंगे। जब भी तन्वी अपनी कोई बात रखने की कोशिश करती तो उसकी माँ उसको बेवकूफ कहकर चुप करा देती थी। और इसी का नतीजा ये है कि आज भी तन्वी अपनी ऑफिस में भी अपनी बात खुलकर नहीं रख पाती है।
क्योंकि उसके मन में आज भी वही डर बैठा है। तन्वी के परिवार के लिए बेटी का मतलब था कि उसकी जल्द से जल्द शादी करवा के उसको विदा कर दो। उसके पिता उसके प्रति बहुत कठोर थे। अक्सर उसको ये कहते थे कि ना ही तेरे में शक्ल है, ना ही तेरे में अक्ल है, तो तेरे से शादी करेगा कौन। और एक दिन शराब के नशे में उन्होंने किसी को जुबान दे दी और तन्वी का रिश्ता वो कहीं पे जाके पक्का करके आ गए। और सिर्फ उस नशे में किए गए वादे को निभाने के लिए तन्वी की शादी वहां पे करवा दी गई। शादी के बाद ये पता चला कि उसका पति शराबी है। उतना ही नहीं, तन्वी की अपनी माँ ने भी उसके वैवाहिक जीवन को और भी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तन्वी ने एक बार अपनी सास और पति को भी बात करते हुए सुन लिया था, जहां पे सास ये कह रही थी कि मैंने ना इस पे पुड़िया फूंक दी है, अब ये कंट्रोल में है, ऐसे कुछ। तन्वी ने वहां पे 2 साल स्पेंड किए, लेकिन उन 2 सालों में तन्वी ने जो मानसिक पीड़ा झेली वो असहनीय थी। जैसे तैसे घर वालों को मिन्नतें करके उसने वहां से तलाक लिया। लेकिन तलाक के बाद भी घर वालों का जो रवैया था वो नहीं बदला। वो तन्वी को एक टिकट की तरह देख रहे थे, चाहते थे कि उसकी शादी किसी एनआरआई से हो जाए ताकि उसके भाई भी विदेश में जाके सेटल हो सके। जब तन्वी ने ये देखा कि उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है घर में, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसने हिम्मत जुटाई, अपने घर पर लड़ाई की। लड़ाई तो करनी पड़ती, नहीं तो उसको ऐसा कदम कोई उठाने ही नहीं देता। और अपना हक मांगते हुए वो मुंबई में शिफ्ट होगी। आज वो मुंबई में रह रही है, अपनी जॉब कर रही है। लेकिन उसके पिता ने उससे बात करना छोड़ दिया और भाई भी उससे पूरी तरीके से नाराज हैं। 2 भाई हैं उसको। कहने को तो तन्वी का परिवार है, लेकिन असल में वो एक ऐसे रेगिस्तान में खड़ी है जहां दूर-दूर तक कोई साया नहीं है। उसके दोनों भाई विदेश में हैं। उन लोगों ने अपनी दुनिया बसा ली है और उनसे बात तभी होती है, तन्वी कहती है, कि जब कोई काम होता है, तब वो लोग फ़ोन करते हैं महीने 2 महीने में 1 बार। और वो लोग भी उसको मुंह पे साफ कहते हैं कि भाई हमारी जो फैमिली है वो अलग है और तुम उसका हिस्सा नहीं हो, तो तुम अपना देखो। जिस बहन ने शायद बचपन में उनके साथ एक ही जगह पे खेले, एक घर में बड़े हुए, उसे आज वो दोनों जो भाई हैं और माँ बाप अपने सर्कल में ही नहीं मानते। तन्वी आज भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है, उन्हें पैसे भेजती है, लेकिन उसकी माँ के दिल में उसके लिए प्यार की एक भी बूंद नहीं है। माँ को तन्वी का अपने भाइयों के साथ बात करना भी बर्दाश्त नहीं होता। और नफरत का स्तर देखिए कि माँ उसके सामने बोलती है कि भाई तू तो मुझे पसंद ही नहीं है। एक बेटी के लिए सबसे बड़ा घाव और क्या होगा कि जिस कोख से उसने जन्म लिया हो वही उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे। तन्वी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक बेटी की अपनी कोई पहचान या इच्छाएं नहीं होती? क्या उसे हमेशा दूसरों की सहूलियत के हिसाब से ही जीना होगा? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं? तन्वी के साथ भी यही होता रहा है। अगर आप तन्वी से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितनी सीधी-सादी, मासूम और सलीके वाली इंसान है। बहुत स्वीट है, काम में मेहनती है, फिर भी उसकी ऑफिस में लोग अचानक उसके लिए नफरत क्यों पाल लेते हैं? आखिर क्यों एक मासूम से दिखने वाले इंसान को लोग धीरे-धीरे उससे दूर होने लगते हैं? आज तन्वी के जीवन में ना कोई दोस्त है, ना कोई जीवन साथी और ना ही परिवार। वो इतनी अकेली है कि उसके पास अपनी खुशियाँ या अपने आँसू बाँटने के लिए भी कोई इंसान नहीं है। वो किसी को वो कहती है कि मैं किसको बोलूँ? मैं अपना सुख-दुःख बाँटूँ तो बाँटूँ किससे? लेकिन इस बीच तन्वी के पास 2 बहुत स्वीट डॉग्स हैं। तन्वी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती है और जब इंसान साथ छोड़ गए तब इन बेज़ुबानों ने ही बिना किसी शर्त वाला प्यार उसको दिया है। तन्वी के मन में जो सवाल थे वो यही थे कि मुझसे क्या गलती हुई है? क्यों लोग मुझे नापसंद करने लगते हैं? उसकी माँ की इस नफ़रत के पीछे क्या कोई पुराना कार्मिक हिसाब है? और क्या ये जो 2 डॉग्स हैं वो किसी पिछले जन्म में उसके साथ ही रहे हैं, जो इस जन्म में उसका सहारा बनने के लिए आए हैं? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे तन्वी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में, जहाँ पर शायद उन परतों के पीछे छुपी हुई सच्चाई सामने आ जाए जो इस जीवन के दुखों की वजह बनी है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं जो हर महीने फ्री ग्रुप पीएलआर करती हूँ उसका हिस्सा ज़रूर बनिए। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और बायो में है। और अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग एंड रिमूवल, पितृदोष निवारण, डिवाइन गाइडेंस या टैरो कार्ड रीडिंग, तो यहाँ इस वीडियो के नीचे ये जो नंबर है
या आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं तन्वी के पास्ट लाइफ के सफर पर। जैसे ही मैंने तन्वी को एनर्जी स्कैन करने का निर्देश दिया, तो उसे एक डरावना ब्लैक शैडो और उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मैंने उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश की और हमारे बीच में कुछ इस तरह बातचीत हुई। मैंने इसको ये पूछा कि तुम तन्वी के साथ में कितने समय से हो? तो उसने जवाब दिया कि काफ़ी अरसे से। तो मैंने सवाल किया कि भई काफ़ी अरसे से मतलब क्या? कई सालों से, कई जन्मों से? तो उसने कहा कई सालों से। मैंने पूछा तुम खुद आए हो या किसी ने भेजा है? उसने बोला कि इसकी सास ने भेजा है। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे रहने से तन्वी के ऊपर क्या-क्या मुश्किलें आती है? तो उसने कहा कि मैं इसका माइंड फ्रीज़ कर देता हूँ, जिससे ये ठीक से कुछ सोच नहीं पाती। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो इस बंधन को छोड़कर मुक्त होना चाहता है, तो उसने तुरंत हाँ कह दी और तब मैंने परमपिता शिव का आवाहन किया और उसे इस बंधन से मुक्त करवाया। उसके जाने के बाद मैंने तन्वी को फिर से स्कैन करने के लिए कहा और इस बार उसके सामने एक चाइनीज़ लेडी खड़ी थी और उस लेडी ने बहुत पुरानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम तन्वी के साथ कितने समय से हो? तो उसने कहा कि कई जन्मों से। तो मैंने कहा कि क्या तुम हमें अपनी वो पास्ट लाइफ दिखाना चाहोगी, जहाँ तुम दोनों साथ थे? तो उसने साफ मना कर दिया और बड़े अधिकार के साथ बोली कि मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। बातों-बातों में तन्वी को ये एहसास होने लगा कि वो जो महिला है, वो किसी पुराने जन्म में, किसी महल में बहुत ही ऊँची पोज़ीशन पर थी और उसने समय बताया 1700 का चीन। मैं लगातार समझा रही थी उस लेडी को कि वो तन्वी को छोड़कर चली जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। और उस वक्त आप जैसे अभी सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कोई स्पिरिट है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वो कोई मरी हुई आत्मा नहीं थी। वो ऊर्जा जिस व्यक्ति की थी, वो व्यक्ति आज भी जीवित है। और सच कहूं तो मैं अभी भी वो जो पर्टिकुलर स्पेस है, उसको डिकोड करने में लगी हूँ। इस आध्यात्मिक यात्रा में, उस स्पेस में, हम ना सिर्फ कोई भी एंटिटी अटैचमेंट या ब्लैक मैजिक हमारे सामने आता है, बल्कि कई बार जीवित इंसानों की कॉन्शियसनेस भी हमारे सामने आ जाती है, जो हमसे कुछ कहना चाहती है या अपना प्रभाव डालती है। मैंने एक उदिता जी का अभी ही रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था। वो आपको याद होगा कि जब हम उनकी बेटी का प्रॉक्सी पीएलआर कर रहे थे, तब पीटर आया था। पीटर ना केवल अतीत से जुड़ा हुआ था, बल्कि वो उस वक्त जीवित भी था, शरीर में था। तन्वी के केस में भी वही पैटर्न सामने आई। एक ऐसी जीवित ऊर्जा जो उसे अपनी पकड़ से छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आखिर ये स्पेस कौन सा है, मैं इसको अभी भी डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वो चाइनीज लेडी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुई, तो मैंने उसको थोड़ा साइड में हटने का निर्देश दिया, ताकि वो जो स्पेस है वो थोड़ा क्लीन हो और हम तन्वी के स्पिरिट गाइड को बुला सकें। मेरा मकसद ये था कि भाई हम तन्वी की पास्ट लाइफ जाके देखें और उसकी उलझनों की जड़ से तो पहले वाकिफ हों कि क्या है। तो वो लेडी थोड़ी दूर चली गई और जैसे ही हमने स्पिरिट गाइड का आवाहन किया, वहां एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति का आगमन हुआ। सफेद दाढ़ी वाले, एजेड, सफेद चोगा पहने हुए एक स्पिरिट गाइड। और यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आजकल ये वाले जो स्पिरिट गाइड है ना, वो मेरे लगभग ऑलमोस्ट हर सेशन में आते हैं। इतना ही नहीं, मैंने खुद की बरसों पहले जब मैंने खुद की अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, तो यही स्पिरिट गाइड मुझे ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में नजर आते हैं। अब ये पता नहीं कौन है, इनका नाम क्या है। अगर आप में से किसी को भी इसका आभास हो या समझ में आए कि ये कौन सी दिव्य ऊर्जा या बीइंग हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी जो इंसाइट है मुझे इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगी। तो हमने स्पिरिट गाइड का आवाहन किया और तन्वी के प्रश्न उनके सामने रखे। मार्गदर्शन में उसको किसी दरवाजे के बजाय एक गुफा नजर आई। तो स्पिरिट गाइड की अनुमति लेकर हम उस गुफा में आगे बढ़े। तो सामने जैसे ही गुफा के अंदर गए, उसने देखा सामने एक बहुत आलीशान महल है, एक गोल्डन सा महल, जो एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। जब मैंने तन्वी को खुद को देखने के लिए कहा, तो उसने देखा कि वो 40 के आसपास का एक चीनी व्यक्ति है, जिसने एक महंगा रेशम का चोगा पहना हुआ था, रोब पहना हुआ था और सर पर बैंड पहना हुआ था। जब मैंने सर पर पहना था, उसने बैंड से चोटी बांधी थी, ऐसा कुछ तो था, हाँ। तो तब मैंने उसको महल के अंदर जाने के लिए कहा। मैंने बोला कि अगर तुम महल दिख रहा है तो इससे कनेक्टेड हो, तो अंदर जाओ देखो। तो हमको ये पता चला कि भाई वो है कौन असल में।
तो जैसे ही मैंने ये उसको निर्देश दिया, अगला दृश्य सामने आया कि तन्वी ने ये देखा कि वो अब उस महल की बालकनी में खड़ी हुई है। सामने एक बहुत बड़ी विशाल वैली है, वादी है, और वो व्यक्ति वहां खड़ा होकर उस वैली को देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? तो तन्वी ने कहा कि मैं बहुत सफल व्यापारी हूं। मैं अनाज का कारोबार करता हूं और मेरे पास बहुत सारे जहाज हैं, और सिर्फ एक ये ही नहीं बल्कि ऐसे कई महल भी हैं। तो यहां से बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमको मिली थी। तो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मैं उसको अगले दृश्य में लेके गई। नए दृश्य में उसने देखा कि वो किसी ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत सारी औरतें हैं, शराब चल रही है, लोग बैठे हुए हैं। उसने ये बताया कि ये एक सराय जैसी जगह है जहां पे हम बिजनेस मीटिंग करने के लिए आते हैं। तो मैंने उसको बोला कि बिजनेस मीटिंग करने आए हो तो आसपास देखो कौन है, किसी से बात करते हैं हम लोग। और जैसे ही मैंने उसको ये बोला, उसको वही चाइनीज महिला दिखाई दी जो सेशन की शुरुआत में आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो उसने कहा कि भाई मैं तो किसी बिजनेस के काम से आया हूँ, और ये जो लेडी है वो किसी महल में, राजा के महल में एक बड़े अथॉरिटी के ऊपर है। जो शुरुआत में भी उसको तभी पता चल गई थी ये बात। तन्वी ने बताया कि वो किसी बिजनेस के अप्रूवल के लिए इस महिला से बात करने के लिए आए हैं। जब मैंने उस लेडी का नाम पूछा तो बहुत क्लियर जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने किन ऐसा कुछ तो बोला तन्वी ने। अब तन्वी ने ये बताया कि वो जो लेडी है वो उसको बहुत एडमायर कर रही है, लेकिन तन्वी को सिर्फ अपने काम से मतलब है। लेकिन यहाँ पे ना माहौल थोड़ा सा कुछ अजीब सा होने लगा। तन्वी को उसकी आंखों में चालाकी नजर आ रही थी, और तन्वी बोल रही थी कि बहुत कनिंग है, इसकी मुस्कुराहट भी बहुत अजीब सी है, और वो उस महिला की मौजूदगी में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। देखो, अभी तक तो मैं वो जो चाइनीज आई थी उसको आत्मा ही मान रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैंने उसको बोला कि उसको ध्यान से देखो, क्या ये चाइनीज लेडी तुम्हारे जीवन में अभी है? तुरंत ही तन्वी बोलती कि मेरी माँ, ये तो मेरी माँ है। और जब मैंने ये पूछा कि वो चाहती क्या है, तो तन्वी ने बताया कि ये अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके मेरा फायदा उठाना चाहती है। तन्वी ने कहा कि इसकी नजर बहुत गंदी है, और वहां पे वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने बोला कि मुझे यहां से जाना है, उसके सामने खड़ा रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस स्थिति में और ज्यादा ना रखते हुए मैंने उसको सीन से बाहर निकाल दिया और आगे फ्यूचर के किसी सीन में लेकर गई। जैसे ही मैं तन्वी को आगे लेकर गई, तन्वी ने देखा कि वही औरत उस व्यापारी के गले के ऊपर बैठी हुई है। मैंने बोला कि वो चाह क्या रही है? तो तन्वी को ये फील हुआ मानो वो औरत बोल रही हो कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने सवाल किया कि आखिर ऐसा तो क्या किया तुमने? तो तन्वी का जवाब था, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करता, मुझे ये नहीं चाहिए। और उस चीज की वो औरत को प्रॉब्लम थी। तन्वी ने यह भी देखा कि उस औरत के हाथ में कोई तेज धार वाली चीज है, और तन्वी डरते हुए बोल रही थी कि ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। और वो बार बार यही बोल रही थी कि आई डोंट नो, आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक हर। तो स्थिति फिर से थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होने लगी। तो मैंने फिर से उस दृश्य से उसको बाहर निकाला, और मैंने ये सोचा कि भाई उस दृश्य में चलता है जब सच में इसने शरीर छोड़ा। अब जैसे ही मैंने उसको ये बोला कि तुम उस दृश्य में जाओ जहां तुमने अपना शरीर छोड़ा, तो तन्वी ने कुछ और ही देखा। उसने अपने आप को बहुत ओल्ड एज में देखा, और वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। कमरा तो क्या, मतलब कोई कोठरी जैसी जगह थी। तन्वी ने बताया कि पहले के टाइम पे पता है टावर्स होते थे बड़े, उस टावर के ऊपर किसी एकदम बंद कमरे में ऊंचाई पे वो पड़ी हुई थी, और आसपास कोई नहीं था। उसने बोला कि मैं बिल्कुल अकेली हूं और बूढ़ी हो गई हूं। मतलब ये था कि पहले वाले दृश्य में जो हमने देखा था कि उसकी गर्दन पे वो धारदार चीज से शायद वो मारने ही वाली थी, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो अब मेरे सामने एक दूसरा सवाल था कि वो व्यक्ति जो इतना बड़ा अनाज का व्यापारी था, जिसके पास इतने जहाज और आलीशान महल थे, वो अपनी मृत्यु के समय इतना अकेला कैसे था? उस अंधेरे टावर की कोठरी में वो कैसे पहुंचा? और उसके साथ असल में हुआ क्या? जैसे ही मैंने तन्वी को ये कमांड दिया कि तुम थोड़ा पीछे जाओ ये देखने के लिए कि तुम यहां कैसे पहुंचे, तो वो बैकवर्ड्स जाने के बदले उसने अपनी लाइफ स्किप कर दी, और अब उसको दूसरे दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि वो एक घोड़े पे बैठी हुई है। आस-पास उसको दूर-दूर तक बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। उसने खुद को एक लड़की के रूप में पहचाना, लेकिन वो अपने कपड़े ठीक से बता नहीं पा रही थी कि उसने क्या पहने हैं। बस उसको ये पता चला था कि बहुत चमकीले से उसने कपड़े पहने हुए हैं। मैंने उससे ये पूछा कि तुम घोड़े पर कौन-सी तरफ जा रही हो? धुएँ की तरफ या वहाँ से आ रही हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं वहाँ से लौट कर आ रही हूँ।
मैंने अपना जो घोड़ा है उसको अस्तबल में पार्क किया है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम दिखने में कैसी हो? कितने साल की हो? तो उसने कहा कि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है और मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन आस-पास उसको ना अंधेरा और धुआँ यही सब दिखाई दे रहा था। तो मैंने उसको बोला कि तुम इतने अंधेरे में बाहर क्या कर रही हो? फिर तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने बोला कि नहीं, मेरा घोड़ा है ना मेरे पास। तो मैंने सोचा घोड़े से इतना अटैचमेंट है, चलो पूछती हूँ कि भाई घोड़े को पहचानती हो इस लाइफ से? तो उसने कहा कि हाँ, उसका जो आज का एक डॉग है, उसके रूप में उसने उस घोड़े को पहचाना, जिससे वो एकदम बच्चों जैसे प्यार करती है। वो उस जन्म में उसका रक्षक और साथी घोड़ा था। अब यहाँ से मैंने उसको बोला कि चलो तुमने घोड़ा पार्क किया, अब देखो ऑब्जर्व करती जाओ कि क्या करती हो तुम आगे-आगे जाके। तो उसने ये देखा कि मिट्टी जैसे रंग से बनी हुई एक कोठी थी और मैंने उसको जब फर्नीचर और ये सब अंदर का पूछा तो उसने बोला कि पुराने पंजाब जैसी फीलिंग आ रही है, कि किसी पुरानी हवेली जैसी ये जगह है। तो मैंने कहा घर में देखो कितने लोग हैं, कौन-कौन रहते हैं? तो तन्वी ने कहा कि घर खाली है और उसने कहा कि मुझे बहुत खालीपन की फीलिंग आ रही है, जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो मैंने पूछा कि माँ-बाप कोई तो होंगे? मतलब कहीं बाहर गए हैं, मर गए हैं, रहते नहीं है, क्या है? तो तन्वी ने कहा कि वो चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। फिर उसने कहा कि वो तो भाग गए, सब चले गए, मैं अकेली रह गई। तो मैंने उसको बोला कि तुमको छोड़कर कहाँ चले गए वो लोग? तो उसने कहा कि बहुत दंगे हो रहे थे और वो मुझे छोड़कर चले गए और मैं पीछे रह गई। जब उसने ये सारी बात की, पुराना पंजाब, दंगे में वो अकेली रह गई, तो मुझे लगा कि ये शायद इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, वो समय था। इसके बाद में मैं उसको उस सीन में लेके गई, जहाँ पे वो अपने माँ-बाप से बिछड़ी थी। तो तन्वी ने ये देखा कि हर तरफ बेतहाशा भीड़ है, लोग बदहाल यहाँ वहां भाग रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है और वो अपने माता पिता के साथ भारत की ओर आने के लिए निकली थी। लेकिन उस भारी भीड़ में अचानक वो अकेली पीछे छूट गई और उसने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया। वो अलग हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ में वो कहाँ जाए। तभी उसने अचानक से मुझे कहा कि कोई कोई आ गया, कोई उठा के ले गया मुझे। तो मैंने बोला कि कौन लोग हैं ये और क्यों ले गए तुम्हें? तो तन्वी ने बताया कि वो लोग मुझे गाड़ी में बिठा रहे हैं। गाड़ी बोले तो ऐसी कार वाली नहीं, कोई दूसरा होगा कार्ट जैसा। और मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें आगे ले जाएंगे। तो वो लोग वाकई में नेक थे और एक ऐसी अकेली लड़की को यूं भटकता देखकर उसकी मदद करने के लिए वो लोग आगे आए थे। और वहां से तन्वी को वो लोग किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन तभी अचानक तन्वी फिर से बोलने लगी कि मार देंगे, बहुत खराब लोग हैं ये, तलवार से मार देंगे। तो मैंने पूछा कि कौन कौन है यहाँ पे? तो उसने बोला कि कुछ लोग आए हैं तलवारें लेकर और मार दिया, सबको मार दिया। तो मैंने पूछा कि क्या तुमको भी मार दिया? तो वो बोलने लगी नहीं नहीं, गद्दे के नीचे ऐसे। तो दरअसल तन्वी उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए गद्दे के नीचे छिप गई थी और उसने अपनी आंखों के सामने उन मददगारों का कत्लेआम देखा। तन्वी की ये जो जो सीन था वो देख के मुझे भी अपनी एक लाइफ याद आ गई जहां मैंने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का वो नहीं था, कोई और था, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही था कुछ तो। अब मैंने तन्वी से ये पूछा कि इतने खौफनाक हादसे के बाद में तुम कहाँ गई? तो उसने कहा कि मैं तो अपने घर आ गई, यहाँ कोई नहीं है, बस खाली है। आस-पास के भी सभी घर खाली थे, बस एक डर और सन्नाटे का माहौल था, कोई लोग नहीं। और अब सूनी हवेली में वो बिल्कुल अकेली रहती थी और उसके साथ उसका वो घोड़ा था। अब उस जीवन में मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा सफीना। जब मैंने सफीना के जीवन में और आगे बढ़ने का उसको निर्देश दिया तो उसने देखा कि वो वही है और बेहद गरीबी में वो जी रही है। वो खेती करती है और मिट्टी के एक छोटे से मकान में रहती है। मैंने कहा कि वहां और कौन-कौन है? तुम्हारी कम्युनिटी है क्योंकि वो तो अकेली रह गई थी। तो उसने कहा कि नहीं, सिर्फ मेरा पति है। और जब मैंने उसके पति के पास जाकर उसे पहचानने के लिए कहा, तो तन्वी अचानक चिल्लाई, "मम्मी, मम्मी!" और फिर से सिसकते हुए कहा कि ये मुझे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत दबाकर और डरा कर रखता है। तो मैंने उसको पूछा कि शादी कैसे की तुमने उससे? तो उसने बोला कि भई मेरी शादी तो मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। उसने कहा कि ये ज़बरदस्ती इसने मेरे को अपने पास रख लिया, मेरे को उठा के ले आया। उस पति का नाम था शफ़ीक। तो सफ़ीना उस वक़्त पाकिस्तान में थी और अपनी उम्र वो 35 साल के करीब उस समय पर बता रही थी।
और वो अपनी गरीबी और मजबूरी के बीच में हर पल वो कहती थी, मम्मी पापा बहुत याद आते हैं मुझे। शफीना के उस नर्क जैसे जीवन में 2 बच्चे भी थे, जो शफीक की पहली शादी से थे। और यहाँ तन्वी ने उन बच्चों के साथ अपने आज के रिश्तों को पहचाना। तन्वी ने ये बताया कि उसके 2 बच्चों में से एक वही है जो इस जन्म में उसका भाई है। वो कहने लगी कि मैंने मांगा है इसे। और दूसरे बच्चे को उसने आज के इस जीवन के अपने दूसरे डॉग के रूप में पहचाना। और वही वफादार घोड़ा जिसको उसने एक दूसरे डॉग के रूप में पहचाना। तो इस कहानी में अब ऐसा मोड़ आता है जहां आध्यात्म और तर्क के बीच एक महीन रेखा खींच जाती है। तन्वी के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प और एक पेचीदा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर पुनर्जन्म की चर्चा में एक बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या एक बार मानवीय चेतना प्राप्त करने के बाद में कोई आत्मा वापस जानवर के रूप में जन्म ले सकती है। तन्वी के केस में हमने देखा कि उसके आज के वफादार जो डॉग्स हैं वो पिछले जन्मों में उसका घोड़ा और उसका बच्चा था, मतलब मनुष्य था। और वहीं पे मेरे एक और पीएलआर सेशन में जनार्दन जी ने खुद को 3 जन्म पहले शेर के रूप में देखा था। तो आध्यात्मिक जगत में इसको लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि आत्मा का विकास हमेशा आगे की ओर होता है, तो कुछ का यह मानना है कि कर्मों और भावनाओं के गहरे जुड़ाव के कारण आत्मा किसी भी रूप में वापस आ सकती है। हाँ, मैं भूल गई कि मैंने दिव्या के एक सेशन में देखा था कि दिव्या का जो अपना डॉग था उसको उसने अपने किसी जन्म में पत्नी के रूप में देखा था। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि ये शोध का एक बहुत ही गहरा विषय है। खैर, यहां से मैं तन्वी को शफीना के उस जीवन के आखिरी दृश्य में लेकर गई और जो सीन सामने आया वो बहुत ही दर्दनाक था। महज 36 साल की उम्र में शफीना की जान चली गई। और कैसे? उसके पति ने उसको बेरहमी से मार मार कर उसकी हत्या कर दी थी। और मृत्यु के बाद में अब उसकी जो आत्मा थी वो ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। और यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर जो तन्वी की माँ है वो पिछले 2 जन्मों से तन्वी के पीछे क्यों पड़ी है। तन्वी को अकेले रहने का श्राप ऐसा क्यों मिला है। चीन वाले जीवन में उसकी मृत्यु बिल्कुल अकेले हुई। सफीना वाले जीवन में भी वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई। और सबसे बड़ी बात कि उसकी अपनी माँ ही हर बार उसकी बर्बादी का कारण बनी। मैं इस नफरत और अकेलेपन की असली जड़ तक पहुंचना चाहती थी। मैंने तन्वी से कहा कि हम और भी पीछे हमको जाना पड़ेगा, किसी और पुराने जन्म को देखना पड़ेगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला कि पिछले जन्म में जाते हैं, तन्वी ने बोला कि मुझे नहीं जाना, मुझे और पीछे नहीं जाना। तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और शायद हो सकता है कि उसकी आत्मा उस टाइम पे उन जख्मों को कुरेदने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैंने उसको मजबूर नहीं किया और मैं सीधे उसको स्पिरिट गाइड के पास लेकर आ गई। अब हमें उन दिव्य गाइड से पूछना था कि तन्वी की आत्मा इस कठिन चक्र से क्यों गुजर रही है और इसका समाधान क्या है। जब मैंने स्पिरिट गाइड से यह सवाल किया कि तन्वी के अकेलेपन और ऑफिस के विवादों का असली कारण क्या है, तो स्पिरिट गाइड ने जवाब दिया, इजिप्ट लाइफ, मिस्र वाला जीवन। तो मैंने पूछा कि क्या अभी हम वो देख सकते हैं लाइफ, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो तब मैंने सोचा कि मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर तन्वी ने उस जीवन में ऐसा क्या किया था। तो तन्वी बोलने लगी, नियम नियम, अच्छे नियम नहीं। मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, मैं बहुत काम करवाती थी, मतलब मरने की कगार पे हो तो भी काम, बहुत ज्यादा। वो बोल रही है कि मैं बहुत बुरी थी। तन्वी उस जन्म में अपना जो नाम था वो तो नहीं बता पाई, लेकिन उसको ये पता था कि वो उस समय में एक क्वीन थी। वो सीधी शासक नहीं थी, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में बहुत क्रूरता लोगों के साथ में करती थी और बहुत पेल के काम करवाती थी। और आज ऑफिस में जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं वो वही लोग हैं जिनसे उन्होंने कभी कमर तोड़ मेहनत करवाई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तन्वी की जो आज की माँ है वो भी उस जन्म में एक वर्कर थी। तो तब मैंने बोला कि वर्कर तो इतने सारे थे, मानो ऑफिस वाले और ये सब है, फिर माँ की को इतनी परेशानी क्यों। मतलब उस पर्टिकुलर आत्मा के साथ में क्या हुआ कि वो जन्मों जन्मों तक परेशान कर रही है। तो तन्वी ने कहा कि मैंने उसके बच्चे मरवा दिए थे। तो मैंने पूछा क्यों। तन्वी ने कहा कि क्योंकि बच्चे उसका ध्यान भटका रहे थे और वो उन बच्चों की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही थी। और क्रूरता का अंत वहां तक नहीं हुआ, उसके बाद भी उसको तो काम करवाना चालू ही रखा।
और वर्कर वन यानी कि तन्वी की जो माँ थी वो एक बार काम करते करते पत्थर के नीचे कुचलकर मर गई थी और मरते समय उसकी आत्मा सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि आई एम गोइंग टू किल हर, मैं इसे मार डालूंगी। अब मैंने उस जन्म की उस औरत की आत्मा को बुलवाया और तन्वी को कहा कि इससे माफी मांगो। बहुत वो थोड़ा चला और बाद में तन्वी ने देखा कि उसने माफ कर दिया है। जब मैंने तन्वी के अकेलेपन का कारण पूछा तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि तुम्हें अकेले ही रहना है। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो स्पिरिट गाइड का जवाब था कि वही तुम्हारा पर्पस है, एनलाइटनमेंट। जब मैंने ये सवाल किया कि तन्वी की लाइफ में कोई जीवन साथी या फैमिली का भी सुख नहीं है, तो उन्होंने फिर से कहा कि इसका रास्ता एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का है। तो मुझे चिंता हुई, मैंने कहा कि साधना का रास्ता तो बहुत अकेला होता है, क्या तन्वी इसको कर पाएगी? तो उन्होंने कहा कि मदद आएगी, अच्छे लोग मिलेंगे, तुम अकेली नहीं रहोगी। धीरे धीरे तन्वी को भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में दिखने लगे और शिवजी ने दिव्य ऊर्जा तन्वी को दी। तो मैंने हाल ही में एक और पीएलआर किया था जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत जल्दी, जहां पे हमने सीधे आदि शक्ति से हमारी बात हुई थी। वो जो लड़की है उसमें आदि शक्ति का अंश है, तो मैंने उसके बारे में पूछना चाहा। तो एक सेकंड भी रुके बिना बोलते हैं कि वो नहीं बताऊंगा, और उन्होंने कहा कि अपने आप समय आएगा तब बताएंगे, इससे ज्यादा मत पूछो। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो ये सेशन समाप्त करने से पहले मैंने शिवजी से तन्वी के लिए मार्ग दिखाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि पेशेंस, तन्वी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, याद रखो सब अच्छा होगा। और जैसे ही संदेश के साथ में हम अपना सेशन खत्म कर रहे थे, तन्वी का डॉग तुरंत ही वहां आ गया। सेशन 3 घंटे चला था और इस दौरान वो एक भी बार बीच में आकर उसने डिस्टर्ब नहीं किया था, जबकि बेडरूम का दरवाजा खुला था। लेकिन जैसे ही मैंने तन्वी को चैतन्य अवस्था में लाने के लिए गिनती गिनना शुरू किया, पता नहीं कैसे उसको पता चल गया और तुरंत ही उस टाइम पे अंदर आ गया। और तन्वी के सेशन से बाहर आते ही वो उसकी गोद में जाकर बैठ गया और उसे लगातार एक टक बस देखे ही जा रहा था, जैसे कि वो भी वो ऊर्जा पहचान रहा हो। दोस्तों, तन्वी की एक कहानी में हमें बहुत अद्भुत सीख मिली कि जिस अकेलेपन को हम सजा समझते हैं, वो शायद मौका भी हो सकता है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का। जैसा कि इस सेशन के अंत में स्पिरिट गाइड और महादेव ने ये जो संदेश दिया कि सब्र, पेशेंस, कभी कभी हमें हमारे जवाबों के लिए भागना नहीं पड़ता, बस शांत होकर उस वक्त का इंतजार करना पड़ता है जब ब्रह्मांड खुद हमारे लिए रास्ते खोल दे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है? क्या आपके पास भी कोई ऐसा बेजुबान साथी है जिसने आपका साथ तब दिया जब सब छोड़ गए थे? अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके विचारों का। और जैसा कि मैंने उस सत्र के बीच में पूछा था कि क्या आपको वो सफेद दाढ़ी वाले जो स्पिरिट गाइड है उनके बारे में कुछ पता है, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ में शेयर करें जिन्हें आज शायद सब्र और हीलिंग की जरूरत है। और ऐसी ही और कहानियां और पास्ट लाइफ के रहस्यों के साथ में जुड़े रहने के लिए आप सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद करें, सब्र रखें, सब अच्छा होगा।